जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु के बारे में बताया था। तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु के बारे में, यौगिकों के अणु इन दोनों के बारे में बता दिया गया था। तो आज थोड़ा सा इसी पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी परमाणु लिया गया या कोई भी यौगिक लिया गया, इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये जो है तत्वों के अणु है या यौगिकों के अणु है। तो मान लीजिए ये फास्फोरस है, ये हाइड्रोजन है, इसके बाद जो है हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये क्या है, और कॉपर सल्फेट क्या है, अमोनिया क्या है, NaCl क्या है, सोडियम नाइट्रेट क्या है, ये सब चीजें क्या है। तो ये जो हो गया, ये पूरा जो है इनको क्या कहा जाएगा, तत्वों के अणु कहा जाएगा और इनको यौगिकों के अणु कहा जाएगा। तत्वों के अणु की डेफिनेशन क्या बताई गई थी कि वह परमाणु जो समान प्रकार के, वह तत्व जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उन्हें क्या कहा जाएगा, तत्वों के अणु कहा जाता है। डेफिनेशन जो है इसकी कैसे थी, जैसे तत्वों के अणु क्या होते हैं, तत्वों के अणु, तत्वों के अणु क्या होते हैं, जैसे तत्वों के अणु क्या है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तत्वों के अणु क्या होते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं के आपस में मिलने से बनते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, H2, यानी ये क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु हो गया। इसके बाद जो है नाइट्रोजन को जोड़ दिया गया, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, N2, यानी नाइट्रोजन परमाणु हो गया। ये नाइट्रोजन तत्व हो गए, तत्वों के अणु पढ़ रहे हैं इसीलिए क्या होगा, नाइट्रोजन के तत्वों के अणु हो जाएगा। और इसके बाद यौगिकों के अणु क्या होते हैं, यौगिकों के अणु अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के या समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, यौगिकों के अणु कहा जाता है। तो जैसे हमारा हो गया कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट यानी इसमें क्या है, कॉपर भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या हो गया, यौगिक। कहने का मतलब यह है अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के संयुग्मन से, संयोजन से बनी संरचना को यौगिकों के अणु कहा जाता है। तो ये तो हमारी होगी डेफिनेशन ये। और इसके बाद जो है हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके बारे में। जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसके बाद कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया हो गया। अमोनिया के बाद जो है C6H12O6, यानी ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ये बहुत ही जटिल परमाणु है, तत्वों के यौगिकों के अणु है। H2O हो गया। तो ये सब क्या हो गए,
ये सब हो गए हमारे यौगिकों के अणु, और ये क्या हो गए तत्वों के अणु, इनको कहा जाता है। ये वाला टॉपिक जो है अब हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि किसी परमाणु में, परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है। अगर किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल लिया जाए या इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्या होगा और इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देने से क्या होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु हमारा बना होता है, एक परमाणु है ये परमाणु, परमाणु के बीच में क्या होगा नाभिक होगा एक, और इसमें हमेशा प्लस का चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर जो है किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर हमेशा जो है धनायन पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों बाह्य कक्षा में ये चक्कर ऐसे लगाते हैं। तो इसीलिए जो है ये हमारा जो नाभिक होता है या जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगाते हैं। तो अगर जो है किसी भी तत्व में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाएगा अथवा उसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, कैसे क्या होगा उसमें, तब उसमें जो है वो आयन का निर्माण होता है। आयन एक नया शब्द है आयन। आयन क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक तत्व यौगिकों का अणु ले लिया, यौगिक का अणु ले लिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जा रहा है तो क्या होगा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। 2, 8, 10 और 1, 11। और जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका परमाणु क्रमांक जो होगा क्लोरीन का वो 17 होगा। तो 17 में से 2, 8 और 7, 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जो है इसके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, और इसके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 7 है। तो अब इसमें से जो है इलेक्ट्रॉनों को अगर निकाल दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये परमाणु अणु क्यों बनते क्यों हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अणु किस लिए बनते हैं, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये है, ये इनका जो है निर्माण होता है। अणुओं का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि इनको अपना अष्टक पूरा करना होता है। अष्टक मतलब क्या है कि इसके वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सोडियम के वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे और क्लोरीन के भी वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। इसीलिए इनका जो है अष्टक पूरा करने के लिए अणुओं का निर्माण होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो इसके वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन आकर इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका भी जो है 8 पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसके वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अगर जो है सोडियम के जो है सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया तो ये जैसे देख लीजिए, मान लीजिए जिसके पास पैसा होगा वही तो दूसरे को धन देगा, ना कि जो ऋणी रहेगा वो पैसा देगा। तो क्या है सोडियम, क्या है सोडियम जो है इसमें धनायन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करने की क्षमता जो है इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इस पर आ गया प्लस चार्ज। और क्या बनेगा, क्लोरीन। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला है वो क्लोरीन जो है वो ग्रहण कर लेगा, यानी जो देगा, जो दाता होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो रहेगा, देने पर इलेक्ट्रॉन को देने पर कौन सा चार्ज आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा, धनात्मक आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन को देने पर जो है देखिए इसने जो है इलेक्ट्रॉन को दे दिया, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, धनायन का चार्ज आ गया। और इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करने पर यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणायन का चार्ज आता है, ऋणात्मक आवेश।
यहां पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो आयन इसी प्रकार से बनते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ आयन हैं, जैसे एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो है, क्योंकि इसके आयतन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन का फिर से जो है 2 8 7 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2 8 7 हो जाएगा। तो हमेशा जो है इस पर जो है हाइड्रोजन पर जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी धनात्मक आवेश रहेगा, यानी ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और ये किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये धनायन हो गया, यानी ये दाता हो गया और ये ग्राही हो गया। इसको दाता लिख दे रहे हैं और इसको जो है ग्राही, यानी ये ग्रहण करने वाला है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला, और ये त्याग करने वाला है। जैसा कि हमारे पास कुछ जो है वो धनात्मक आवेश वाले परमाणुओं के अणु हैं। अब देखिए परमाणु के अणु क्या होते हैं, परमाणु के अणु क्या होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, इसके बाद नाइट्रोजन नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव हो गया, इसके बाद क्लोरीन जो है इस पर एक ऋणात्मक आवेश रहेगा, कैल्शियम हो गया, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसी प्रकार से कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम पर एक धनावेश होता है। तो इसी प्रकार से इसको परमाणुओं के अणु कहा जाता है। अब जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो तत्वों के अणु हैं और एक जो है यौगिकों के अणु हैं। तत्वों के अणु, अब तत्वों के अणु क्या है, परमाणु तो समझ लीजिए, जैसे परमाणु, जैसे एक परमाणु होता है, और तत्व क्या है, तत्वों के अणु क्या होते हैं, जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तत्वों का निर्माण होता है, एक तत्व का निर्माण होता है। जैसे 2 परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन, इस पर क्या होगा, एक पॉजिटिव का प्लस निशान होगा, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पर जो है वो डबल नेगेटिव हो सकता है, यानी ये ग्रहण करता है, यानी जहां पर जो है माइनस का निशान आएगा वहां पर क्या होगा कि वो ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, और जो जहां पर पॉजिटिव का चार्ज होगा वहां पर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है। तो ये हमारा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या परमाणु है, और ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद O2, ये O2 है, सॉरी ये नहीं रहेगा। इसके बाद जो है यौगिकों के अणु, यौगिक के अणु क्या होते हैं, यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु। अब यौगिकों के अणु में क्या है, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन हो गया, नाइट्राइट आयन हो गया, नाइट्राइट आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, कार्बोनेट आयन 2 नेगेटिव रहेगा। इसके बाद जो है अमोनियम NH4 पॉजिटिव। इस प्रकार से इनको क्या कहा जाएगा, यौगिकों के अणु। परमाणु के अणु हो गया, तत्वों के अणु हो गया, और यौगिकों के अणु हो गया, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। और इस पर इलेक्ट्रॉन पर हमेशा जो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है।
इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ये क्या होता है? इस पर माइनस नहीं रहेगा, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर हमेशा क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। और इस पर जो है न्यूट्रॉन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए ये क्या होता है? विद्युत उदासीन रहता है। इसको क्या कहा जाएगा? विद्युत उदासीन, यानी इस पर जो है किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।